Hello everyone, I am Priyanka. Welcome to this channel and we have already completed part 13 of the lecture series of daily 10 questions and now we are on the part 14th. So here let's begin. Question number 1 is which of the following will be true for both monopoly and monopolistic competition in the short run. अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो मोनोपोली कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी. ऑप्शन ए हमें क्या दे रखा है कि प्राइस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा मार्जिनल रेवेन्यू के. ऑप्शन बी हमें दे रखा है प्राइस जो होगा वो इक्वल होगा मार्जिनल रेवेन्यू के. ऑप्शन सी हमें क्या दे रखा है प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑप्शन डी इज प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. अब आप डिसाइड करो कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सी स्टेटमेंट जो होती है वो ट्रू होती है. ठीक है, चलो सोच लिया होगा क्या होता है. अब हम इसकी पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं और उसके बाद आप आंसर बताना कि क्या होगा. अब आपने जब डायग्राम देखा होगा तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का शॉर्ट टर्म का डायग्राम ऐसे होता है MC/MR. ठीक है, ये होती है हमारी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होगा प्राइस के. ये सिचुएशन है जहाँ पे MC और MR क्या हैं कट करेंगे. हमेशा MC जो है वो MR को कट करता है बिलो से और एवरेज रेवेन्यू ये हमारा प्राइस है जो मार्केट प्राइस है जो कि किससे ज़्यादा है हमारे मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है. तो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोली दोनों की ही बात करें, अगर मोनोपोली का डायग्राम होता तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा ये थोड़ा स्टीपर होता है ना, और मोनोपोलिस्टिक का क्या होता है फ्लैट होता है. पर दोनों में ही सेम कंडीशन होती है MC/MR और मार्केट प्राइस जो होगा वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू से ग्रेटर होगा. तो क्या करेक्ट है हमारा आंसर, प्राइस ग्रेटर देन होगा मार्जिनल रेवेन्यू से या प्राइस इक्वल होगा. प्राइस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे मार्जिनल रेवेन्यू से. एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं क्या कहती है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है ना. तो एक प्योर मोनोपोली में अगर मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन होगा मार्केट प्राइस से, वो सिर्फ कब हो सकता है जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो और हमारे प्राइस कम हो. मीन्स कि एक जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्राइस कम करके ही डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच सकता है. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा कि एक फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकती है या अपना लॉस मिनिमाइज़ कैसे कर सकती है कि अगर वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करे जहाँ पे MC किसके इक्वल हो MR के इक्वल हो, चाहे वो शॉर्ट रन की बात हो चाहे वो लॉन्ग रन की बात हो. अगर उनको सेल करना है तो वो सिर्फ क्या कर सकते हैं अपने प्राइस को कम करके ही सेल कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को कंसीडर करो. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी है दैट कोरनोट इक्विलिब्रियम इज ए नैश इक्विलिब्रियम और सेकंड हमें दे रखी है कि स्टेकलेबल इक्विलिब्रियम जो है वो भी नैश इक्विलिब्रियम होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोथ A एंड B या फिर नाइदर A नॉर B. तो अगर आपको पता हो ओलिगोपोली मार्केट कौन सी मार्केट होती है जहाँ पे देयर आर फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. तो ऑप्शन देख के आपको क्या लगता है कोरनोट इक्विलिब्रियम क्या है, नैश इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेकलेबल इक्विलिब्रियम क्या है, सबके बारे में हम धीरे धीरे जानते हैं. इतनी देर में आपको पता चल जाएगा आंसर कौन सा है ना. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं सबसे पहले. ऑल द फर्म्स चूजेज आउटपुट साइमल्टेनियसली. जितनी भी फर्म होती हैं ओलिगोपोली मार्केट में वो मिलके ही क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड करती है ना. तो बेसिक कोरनोट अजम्पशन क्या होती है दैट ईच फर्म चूजेज इट्स क्वांटिटी. हर फर्म क्या करेगी अपनी क्वांटिटी को चूज़ करेगी और साथ में ये देखेगी कि राइवल ने कितनी क्वांटिटी चूज़ की है कि वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा. तो रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम हमारा क्या बनेगा नैश इक्विलिब्रियम बनेगा जिसको हम बोलेंगे कोरनोट्स नैश इक्विलिब्रियम. ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ नैश इक्विलिब्रियम की तो नैश इक्विलिब्रियम जो है वो किसके नाम पे था, एक मैथमेटिशियन थे जॉन फोर्ब्स नैश. ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया था सॉल्यूशन किसका, नॉन कोऑपरेटिव गेम का. नॉन कोऑपरेटिव गेम में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा प्लेयर इन्वॉल्व होंगे और हर प्लेयर क्या एज्यूम करेगा टू नो द इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजीज ऑफ अदर प्लेयर. दूसरे प्लेयर की स्ट्रेटजी क्या होगी इक्विलिब्रियम की. लेकिन इसमें क्या होगा कि किसी भी प्लेयर को कुछ गेन नहीं होगा अगर वो अपनी स्ट्रेटजी दूसरों को देख के चेंज करता है. तो
दैट नो प्लेयर हैज़ एनीथिंग टू गेन बाय चेंजिंग ओनली देयर ओन स्ट्रेटजी। सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने से कुछ भी गेन नहीं होगा। तो गेम थ्योरी क्या कहती है हमारी, इफ़ ईच प्लेयर हैज़ अ चूजन स्ट्रेटजी, अगर हर प्लेयर की स्ट्रेटजी चूज है, एंड नो प्लेयर कैन बी बेनिफिटेड बाय चेंजिंग स्ट्रेटजी वाइल द अदर्स प्लेयर कीप चेंज देयर unchanged, then the current set of strategy choices and their corresponding payoff constitute a Nash equilibrium। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं, मैंने एकदम से सब कुछ बोल दिया, मतलब समझते हैं। तो गेम थ्योरी में क्या होता है, हर प्लेयर क्या है अपनी स्ट्रेटजी को चूज़ करेगा और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी ना चेंज करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो करंट सेट ऑफ स्ट्रेटजी है उसी के हिसाब से चलेंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, हमारा नैश इक्विलिब्रियम कहलाया जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं फिर कि स्टैकलबर्ग लीडरशिप मॉडल या स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है। तो स्टैकलबर्ग लीडरशिप मॉडल क्या कहता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक गेम है इकोनॉमिक्स में, जिसमें लीडर फर्म पहले मूव करती है और उसको देख देख के सारी फॉलोअर फर्म्स उसके साथ साथ मूव करती है। और ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट के नाम पे पढ़ा था जिसका नाम था हेनरिच फ्रेहर वॉन स्टैकलबर्ग, जिन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम था मार्केट स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम, कब, 1934 में, जो इस मॉडल को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। देखो मैं इतनी एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये बुक किसने पब्लिश की, कब पब्लिश की, या ये स्ट्रेटजी जो भी लेके आया था उसका पूरा नाम क्या था, ठीक है, इसलिए इतनी एक्सप्लेनेशन है। इन गेम थ्योरी द प्लेयर ऑफ दिस गेम आर लीडर एंड अ फॉलोअर एंड दे कम्पीट ऑन क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, प्लेयर इस गेम के लीडर भी हैं, यहाँ पे फॉलोवर भी हैं, और वो कम्पीट किस पे कर रहे हैं, क्वांटिटी पे कम्पीट कर रहे हैं। तो स्टैकलबर्ग लीडर कभी कभी मार्केट लीडर भी कहलाया जाता है क्योंकि लीडर को फॉलो करती है बाकी सारे उसके फॉलोअर्स। तो स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम में भी यही होता है, नैश इक्विलिब्रियम में भी यही होता है। तो ऑप्शन क्या हो सकता है, कोर्नोट इक्विलिब्रियम भी हमारा क्या है, नैश इक्विलिब्रियम, और स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम भी क्या है, हमारा नैश इक्विलिब्रियम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है किस पे, मैचअप पे। हमें एक साइड दे रखे हैं कंसेप्ट और दूसरी लिस्ट में दे रखे हैं हमें इकोनॉमिस्ट के नाम। तो कंसेप्ट में सबसे पहले हमें दे रखा है प्रॉफिट एज ए डायनामिक सरप्लस, किसने ये बात कही थी। दूसरा हमें दे रखा है प्रॉफिट एज रिवार्ड फॉर इनोवेशन, किसने कहा था। थर्ड हमें दे रखा है प्रॉफिट एज रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग, एंड फोर्थ हमें दे रखा है प्रॉफिट अराइज ड्यू टू मोनोपोली पावर इंजॉयड बाय द प्रोड्यूसर। ये सारे कंसेप्ट्स हैं और दूसरी ही साइड पे हमें दे रखे हैं इकोनॉमिस्ट के नाम। अब मैं ये बता दूँ ये मैचअप इतने इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए कि ये 2012 में भी पूछा गया था, 2015 में भी पूछे गए हैं, तो मैचअप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आंसर जानने से पहले हम सबके बारे में समझते हैं एक करके कि क्लैर्क ने क्या बात कही, पीटर ने क्या बात कही, नाइट्स थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लैर्क ने प्रपाउंड की थी प्रॉफिट अराइज इन अ डायनेमिक सोसाइटी, कि एक डायनेमिक सोसाइटी में प्रॉफिट हो सकता है। और प्रॉफिट कौन सी सोसाइटी में नहीं हो सकता, अगर वो सोसाइटी क्या रहती है, वो इकोनॉमी क्या रहती है, स्टेटिक, मीन्स सोसाइटी में चेंजेस आएंगे तो ही प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट किसका रिजल्ट है, डायनेमिक सरप्लस का, चेंजेस का रिजल्ट है, बियॉन्ड फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारी कॉस्ट भी लग रही है और उससे ज़्यादा जो हमें मिलेगा वो सारा सरप्लस है, और वो सरप्लस है ड्यू टू द डायनेमिक इकोनॉमी। तो ये डिफाइन करता है दैट अ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस हैंस टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो भी डिफरेंस आएगा वो सब क्या कहलाया जाएगा, हमारा डायनेमिक सरप्लस कहलाया जाएगा। तो क्लार्क ने एक डायनेमिक सोसाइटी की बात की और बोला कि जो भी प्रॉफिट आ रहे हैं वो स्टैटिक इकोनॉमी की वजह से नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं डायनेमिक इकोनॉमी की वजह से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्कम्पीटर। स्कम्पीटर क्या कहता है, वो बिलीव करता है कि एंटरप्रेनर प्रॉफिट कब अर्न कर सकता है, जब उसके पास क्या हो, उसकी एंटरप्राइज में इनोवेशंस हो। इनोवेशन ही हमारा रिजल्ट है प्रॉफिट का। अगर कंपनी इनोवेशंस करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी इनोवेशंस को, तो ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट क्या है, एज ए रिवार्ड ऑफ इनोवेशन। तो प्रॉफिट एज ए रिवार्ड फॉर इनोवेशन की बात किसने की है, स्कम्पीटर ने की है। डायनेमिक इकोनॉमी की बात किसने की है, क्लार्क ने की है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नाइट्स थ्योरी। नाइट्स थ्योरी के बारे में क्या बोला है, नाइट्स थ्योरी प्रॉफिट है जो प्रोपाउंड की है फ्रैंक एच नाइट्स ने, जो क्या बिलीव करते हैं, प्रॉफिट क्या है,
रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। नाइट क्या कहते हैं, प्रॉफिट किसका रिवार्ड है, अनसर्टेनिटी का रिवार्ड है। अगर हमें इकोनॉमी में या अपनी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है तो वो अनसर्टेन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम स्टेटिकली सब कुछ अर्न कर लेंगे, हमें रिस्क तो बियर करना पड़ेगा। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे। हमारा नॉर्मल बिजनेस क्या कहते हैं, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो एक बिजनेस में प्रॉफिट कब हो सकता है, जब उसमें रिस्क लेंगे तो अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी, तो हम क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैल्की। कैल्की क्या कहता है कि प्रॉफिट जो है वो किससे रिलेटेड है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड है, जो मोनोपोली क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि फ्री एग्जिट फ्री एंट्री है, परफेक्ट कंपटीशन में भी है। तो ऐसा इसमें नहीं है, किसमें, मोनोपोली में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स हैं, नई फर्म एंटर नहीं कर सकती मोनोपोली मार्केट में। तो मोनोपोली फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी, इकोनॉमिक प्रॉफिट लॉन्ग रन में भी अर्न कर सकती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट क्या है, डायनेमिक सरप्लस का पार्ट है। डायनेमिक सरप्लस के बारे में किसने कही है, क्लार्क ने कही है। ठीक है, इनोवेशन है वो किसने बोला है, स्कम्पीटर ने बोला है। अनसर्टेनिटी की बात किसने की है, क्लैकी ने की है। और मोनोपोली की बात किसने की है, नाइट ने की है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनता है, इसके हिसाब से बी बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जब हमारा MC किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, तो AC का स्लोप कैसा होगा। हमने डायग्राम ऊपर भी देखा था, नीचे भी देख लेते हैं। AC, एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे देख लो, ये लो बना बना ए मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा है AC, ये हमारा है MC। इस पॉइंट पे क्या होगा, MC किसके इक्वल है, AC के इक्वल। यहाँ पे क्या है, MC ग्रेटर है किसके, AC के ग्रेटर है। और इस पॉइंट पे क्या है, AC ग्रेटर है किसके, MC के ग्रेटर है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, जब MC AC के इक्वल होगा तो AC का स्लोप कैसा होगा। AC का तो स्लोप क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, कुछ है ही नहीं, है ना। अगर MC ग्रेटर देन पूछते, अगर ये बोलते यहाँ पे कि MC ग्रेटर है AC से, तो AC का स्लोप पता हो, तो AC का स्लोप तो इंक्रीजिंग है ना। तो अगर यहाँ पे पूछते कि यहाँ जहाँ पे MC AC जो है वो ग्रेटर है किससे, AC ग्रेटर है यहाँ पे MC से, तो AC का स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो क्वेश्चन को देख के ही हमें आंसर जज करना चाहिए कि आंसर क्या हो सकता है। तो MC AC के इक्वल होगा तो AC का स्लोप क्या होगा, AC का स्लोप हमारा 0 होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर द फंक्शन ऑफ Q क्वांटिटी, A पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, K का मतलब है कैपिटल की पावर A डॉट L लेबर, अल्फा एंड बीटा, कौन सी सिचुएशन हमारी करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है कि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ऑप्शन बी हमें क्या दे रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। थर्ड हमें बोल रखा है जो आउटपुट इलास्टिसिटी है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्या है हमारी, A, कैपिटल के रिस्पेक्ट में हमारी है अल्फा। और डी ऑप्शन हमें क्या दे रखा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होना चाहिए, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अगर आप इक्वेशन ही देखो तो इक्वेशन में हमें दे रखा है कि कैपिटल की क्या है अल्फ़ा और लेबर की क्या है बीटा। कुछ भी नहीं बता तो इतना तो हम लोगों को पता ही है ना कि आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल हमें क्या दे रखी है अल्फ़ा, और सिर्फ इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th, व्हेन एन इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड, अगर हमें सिमेट्री इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है तो आफ्टर एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, आफ्टर भी और बिफोर भी। आफ्टर वाला पूछा गया है, आफ्टर एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के बीच में, तो वो क्या कहलाते हैं। When an information asymmetry is observed after an agreement is obtained between individuals, it is called option A signaling, option B moral hazard, option C है none of the above और option D है हमारा both A and
बी। क्या आंसर हो सकता है? तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो, है ना, कुछ तो पता ही होगा। तो आफ्टर या बिफोर दो केस होते हैं और हम दोनों को ही समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आफ्टर वाले की, जो पूछा गया है मोरल हैजार्ड है। मोरल हैजार्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन between two parties and change in behavior of one party after a deal is struck। एक डील होने के बाद जब उस पार्टी में चेंज आता है, इंश्योरेंस वाले केसेस में ऐसा होता है ना, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है? मोरल हैजार्ड की। अब बात करें एडवर्स सिलेक्शन किसे कहते हैं? कि हमने कोई इंश्योरेंस सेलेक्ट करने से पहले ही, डील करने से पहले ही हमारी इंफॉर्मेशन क्या है? सिमेट्रिक है। एडवर्स सिलेक्शन कब ओकर होता है? व्हेन देयर इज लैक ऑफ सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जब हमारे पास सिमेट्रिक सही इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रायर टू द डील बिटवीन अ बायर एंड ए सेलर, ठीक है। इस केस में इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होगी। आफ्टर एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन, तो वो कहलाया जाएगा मोरल हैजार्ड। और प्रायर मीन्स बिफोर की बात आ जाए तो वो कहलाया जाएगा एडवर्स सिलेक्शन। अगर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कहीं आग लग जाती है या किसी बंदे ने इंश्योरेंस ले लिया फायर इंश्योरेंस लेने के बाद उसको लगा कि मेरी फैक्ट्री में तो आग ही नहीं लग रही, मैं कैसे करूं, तो वो ये सारे इंश्योरेंस होने के बाद ऐसी कुछ हरकत करे इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए, तो वो किस में कहलाया जाता है? मोरल हैजार्ड में कहलाया जाता है। मीन्स डील होने के बाद कुछ हुआ हो। तो 6th का ऑप्शन बी करेक्ट है, मोरल हैजार्ड, है ना। और बिफोर की बात की जाती तो क्या आता है? एडवर्स सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? दैट विच अमंग्स द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन। इनवर्स डिमांड फंक्शन के लिए करेक्ट हमारी डिस्क्रिप्शन क्या है? तो हम ये जानते हैं कि इनवर्स डिमांड फंक्शन होता क्या है। तो इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या होता है? द डिमांड फंक्शन व्हेन प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। हमारा प्राइस एक्सप्रेस करे एज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये आपको ऐसे भी दे सकते हैं, और ऐसा कौन सा है? ये ए ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जो हमारी पहली फंडामेंटल थ्योरम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, वो क्या रिक्वायर्ड करती है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? सबसे पहला क्या है? दैट देयर बी एन एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी। ऑप्शन बी क्या है हमारा? दैट द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट सम पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। और नेक्स्ट क्या है? सी ऑप्शन, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स क्या होंगे? प्राइस टेकर होंगे। और डी ऑप्शन क्या है हमारा? ऑल ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है। ऑप्शन देखो, आपको क्या लगता है क्या आंसर सही होगा? सोच लिया? एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। हमारी फर्स्ट जो फंडामेंटल थ्योरम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल हैंड थ्योरम भी कहते हैं। हमें यहाँ पे इनविजिबल हैंड थ्योरम के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। ये क्या कहता है? दैट एनी कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, कोई भी कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, वो पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ जाएगा। और इसका मेन आइडिया क्या होगा? कि मार्केट जो है वो काम करे एज अ सोशल ऑप्टिमम। मीन्स हम रिसोर्सेज में जो भी रिसोर्सेज जो हैं वो जो भी एलोकेट कर रहे हैं ना, वो यूज़ हों एफिशिएंटली। तो हमारा पहला ऑप्शन हमें क्या कहता है? कि एफिशिएंट मार्केट हो सबके लिए, सही बात है। और जो हमारी इकोनॉमी ऑपरेट करेगी वो सोशल ऑप्टिमम मींस यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे ऑपरेट करेगी, कि सबकी यूटिलिटी, सबकी वांट्स क्या हों? सेटिस्फाइड हों। प्लस प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर क्या होंगे? प्राइस टेकर होंगे, तभी ये सारी चीज़ें फुलफिल होंगी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 9th क्या कहता है? द थ्योरी इन विच ट्रेड साइकिल इज जनरेटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन गिवन बाय हु अमंगस्ट द फॉलोइंग। किसने ये बात कही थी? फर्स्ट ऑप्शन है आर.जे. हेटरी, ऑप्शन बी है हमारा एफ. हायक, ऑप्शन सी है हमारा पॉल सैमुएल्सन, और ऑप्शन डी है हमारा जे.एस. कंपीटर। तो ट्रेड साइकिल थ्योरी क्या कह रहा है कि कब जनरेट होगी ट्रेड साइकिल थ्योरी? जब हमारी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, मीन्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज ओवर द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। तो जानते हैं किसने कहा था? आपको क्या लगता है?
देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है हमारी, इन्वेस्टमेंट जो थ्योरी है वो फोकस करती है मेनली किस पे, दैट देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट में क्या है, इम्बैलेंस है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो होगी वो मच हायर होगी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट के। और कही किसने है ये बात, हायक ने, एफ हायक। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा ABCD में से, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जो क्या बात करता है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक्सेस होगी किससे, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट से। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, मेन्यू कॉस्ट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर्स टू। इन्फ्लेशन के रेफर में मेन्यू कॉस्ट हमारी क्या है। ऑप्शन ए है हमारा कॉस्ट ऑफ रिवैल्यूइंग करेंसी, ऑप्शन बी है हमारा कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग प्राइस, ऑप्शन सी है हमारा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मॉनेटरी बेस, एंड ऑप्शन डी है हमारा कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग बेटर रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है मेन्यू कॉस्ट इन्फ्लेशन के रेट में क्या होगी, क्या कहलाते हैं। इसके एक आसान सा तरीका बताऊँ, देखो आप होटल्स में जाते हो, होटल में मेन्यू मिलता है हमें, और मेन्यू के साइड में क्या गिवन होता है, प्राइसेस गिवन होते हैं। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाती है तो क्या करते हैं, हम उन प्राइस को चेंज करके बढ़ा के लिख देते हैं, है ना, चेंज करके लिख देते हैं, अल्टर करके लिख देते हैं। तो क्या आंसर सही होगा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इससे पहले कि इकोनॉमिक्स में मेन्यू कॉस्ट का मतलब क्या होता है। मेन्यू कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ फर्म रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजिंग इन इट्स प्राइस, जो प्राइस में चेंज आता है। विद हाई इन्फ्लेशन फर्म जो है वो चेंज करेगी देयर प्राइस ऑफन इन ऑर्डर टू कीप अप विद द इकोनॉमी वाइड चेंजेस। इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ कोप अप करने के लिए अपनी मार्केट को या अपनी इंडस्ट्री को आगे और बढ़ाने के लिए प्राइसेस को राइज करना पड़ता है। और इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी क्या करती है, अपनी वैल्यू को लूज़ करती है, जिसके वजह से लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मेन्यू कॉस्ट अगर इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या होगी हमारी, कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग प्राइस, कि हमने प्राइस को अल्टर किया, चेंज किया इन्फ्लेशन के साथ कोप अप करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर